हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज हम करेंगे जो हमारा लेसन नंबर 6 है टिश्यू ऊतक। पाठ्य पुस्तक और अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे, टेक्सचुअल एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर करेंगे आज के वीडियो में। इससे पहले हमने जो एनसीईआरटी की हमारी बुक है उसके ऊपर हमने 3 वीडियो बनाए हैं और पूरे लेसन को हमने एक अच्छे तरीके से और आपकी ही लैंग्वेज में उसको आपको समझाया है। अब उसके बाद हम प्रश्न उत्तर करेंगे। इससे पहले आप जो हैं जो हमारा एनसीईआरटी का हरियाणा बोर्ड का जो सॉल्यूशन किया है हमने, बुक को एक बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की। आपको पहले उस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको जो ये क्वेश्चन आंसर है बिल्कुल समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ही टॉपिक। ये हमारा है टेक्सचुअल क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक का प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न देखिए सबसे आसान है, यहीं से हमारा लेसन भी शुरू होता है। ऊतक क्या है? ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है। देखिए हमें पता है सबसे छोटी इकाई हमारे शरीर की क्या है? कोशिका है। और कोशिकाओं से बड़े होते हैं ऊतक। तो ऊतक जो है कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना, उत्पत्ति तथा कार्य एक समान होते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। मतलब समान उद्भव, रचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बहुकोशिकीय जीवों में ऊतकों के क्या उपयोग हैं? जो हमारे बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जैसे मनुष्य है वो भी एक बहुकोशिकीय जीव है। काफ़ी जीव हैं हमारे जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, उसमें ऊतकों का उपयोग है। देखिए ऊतक पौधों में भी पाए जाते हैं, जीवों में भी पाए जाते हैं, मतलब एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। तो दोनों में कुछ तो डिफरेंस है और कुछ समान भी होते हैं। उसका जो वर्णन है हम पॉइंट वाइज आपको बता देते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? बहुकोशिक जीवों में ऊतक संरचनात्मक शक्ति तथा यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। हमारी बॉडी को यांत्रिक शक्ति यानी कि श्रम विभाजन का काम ये करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं ये यांत्रिक और संरचनात्मक शक्ति हमारे देते हैं। दूसरा, श्रम विभाजन करते हैं, किस अंग को क्या कार्य करना है तथा अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशेष क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं। ये ऊतकों की सबसे बड़ी खास बात होती है। सभी कोशिकाओं से बने ऊतक एक दूसरे का सहयोग करते हैं और जीवों में ऊतकों के सहयोग से सभी प्रकार की विभिन्न क्रियाएं संपन्न होती हैं और किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती। जैसे मान लो हमारे पाँव में कांटा लग जाता है तो एकदम से हमारे मस्तिष्क में सूचना जाती है और सूचना फिर हाथों के पास आती है और हाथ जो है एकदम से कांटे को निकालने की कोशिश करता है। तो ये सारा हमारा ऊतकों का खेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत होती है, क्योंकि पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, CO2 जिसको हम बोलते हैं, और छोड़ते क्या हैं? O2। तो मतलब हमारा लेने वाला क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए प्रकाश संश्लेषण में यूज क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और बनती क्या है? ऑक्सीजन बनती है। मतलब ज़रूरत किसकी है आपको? कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। आप ऑक्सीजन मत लिखना इसमें, ठीक है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख कीजिए। देखिए पौधों में जो हमारा वाष्पोत्सर्जन होता है वो हमेशा पत्तियों के द्वारा होता है और पत्तियों में बिल्कुल छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को हम स्टोमेटा कहते हैं और जो स्टोमेटा होती हैं उस पर रक्षी कोशिकाएं होती हैं जो गैसों का आदान प्रदान करती हैं और ये रक्षी कोशिकाएं पृथ्वी से जल को ले लेती हैं और उसका वाष्पन करती हैं। तो क्वेश्चन आप लिखेंगे कैसे? पत्ती की एपिडर्मिस का मतलब उसकी स्किन में जो उसकी बाहरी परत है में छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों में, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, यानी कि रंध्र। हिंदी में रंध्र बोलते हैं। रंध्र यानी कि स्टोमेटा को 2 वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं
जिन्हें हम रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक होती हैं। और वाष्पोत्सर्जन का मतलब पानी का भाप बन के उड़ना, उसको हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, यानी कि वाष्प के रूप में पानी का निकलना की क्रिया भी स्टोमेटा के द्वारा होती है। ठीक है, अब इसकी उपयोगिता क्या है, हमें इसके कार्य का भी उल्लेख करना है। नंबर 1, यह पौधों के आसपास तापमान को नहीं बढ़ने देता। देखा होगा आपने, गर्मियों में हम कहाँ दौड़े जाते हैं, अभी चलो पौधे के नीचे बैठते हैं। क्यों? तो क्योंकि पौधे की पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन होता है और वहाँ पर ठंडक पैदा हो जाती है। इसी खिंचाव के कारण पौधों में जल और खाद्य लवणों का संवहन हो पाता है। जल जड़ों के द्वारा पत्तियों में पहुंच जाता है, खाना ऊपर से पत्तियों से जड़ों तक पहुंच जाता है। तो ये संवहन एक तरह से हो गया हमारे पास। पौधों से अतिरिक्त जल का निष्कासन होता है। अब देखिए सरल उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। तो सरल उत्तक हमने 3 प्रकार के पढ़े हैं। नंबर 1 पेरेकाइमा उत्तक, नंबर 2 कालेकाइमा उत्तक और नंबर 3 स्क्लेरेकाइमा उत्तक। क्वेश्चन नंबर 2, प्रो का शिरस्थ विभजोतक कहाँ पाया जाता है? देखिए प्रो के शिरस्थ विभजोतक जड़ों और तनों की वृद्धि वाले भाग में होते हैं। कहाँ होता है? जो प्रो का शिरस्थ विभजोतक होता है वो जड़ और तनों की वृद्धि वाले भाग में मौजूद होता है। ठीक है ना, यानी कि प्रो का शिरस्थ विभजोतक जड़ों और तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है, वह इसकी लंबाई को बढ़ाता है। नारियल का रेशा किस प्रकार का उत्तक है? तो नारियल हमने स्क्लेरेकाइमा के बारे में पढ़ा है। तो स्क्लेरेकाइमा रेशे से जो है नारियल का उत्तक बना हुआ था। अब देखिए फ्लोएम के संगठक कौन कौन से होते हैं। फ्लोएम के संगठन मुख्य रूप से हमने पढ़े थे। नंबर 1 चालनी कोशिका, चालनी नलिका। ठीक है, चालनी कोशिका या चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेकाइमा, फ्लोएम रेशे से मिलकर बना होता है। आगे छोटे छोटे क्वेश्चन है 1-1 नंबर के। उस उत्तक का नाम बताएं जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। देखिए पेशिया उत्तक, मस्कुलर सिस्टम है हमारे पास, जो बॉडी में मसल्स जो होती हैं हमारी पेशियां होती हैं, उसी के द्वारा हमारा शरीर गति करता है। चाहे हमें दौड़ना हो या कोई काम करना हो तो वो काम किसका है? पेशीय उत्तक का है। न्यूरॉन देखने में कैसा लगता है? देखिए एक न्यूरॉन को यदि हम एक पॉइंट में लिखना चाहें तो न्यूरॉन जो है एक शाखा की तरह होता है। जैसे एक पौधे की टहनी होती है ना, न्यूरॉन देखने में ऐसा होता है। मतलब न्यूरॉन छोटे पौधे जैसा दिखाई देता है, या पौधे की एक टहनी होती है उस तरह से दिखाई देता है, जिसमें लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकलती हैं। और तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। ये न्यूरॉन की डेफिनेशन हो जाएगी। तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। देखिए ये है इसका फिगर न्यूरॉन का, इसको ध्यान से देखें। तो ये कैसा लग रहा है? जैसे एक वृक्ष की टहनी टूटेगी और उस पर पत्ते होते हैं, जो भी होता है। देखिए ये इस तरह से दिखाया गया है। यहाँ पे एक्सोन होता है, ये इसकी कोशिका होती है, ये डेंड्राइट होता है, और ये इस तरह से हम एक्सोन टर्मिनल जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें केंद्रक कोशिका द्रव्य होते हैं। प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबा प्रवर्धक होता है जिसे एक्सोन कहते हैं। इसमें बहुत सारी छोटी शाखाओं वाले प्रवर्धक यानी कि डेंड्राइन होते हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। हृदय पेशी के 3 लक्षण। तो देखिए अगर 1 नंबर में लिखेंगे तो पहले वाला पॉइंट चल जाएगा। हृदय की पेशी कोशिकाएं बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्रीय होती हैं। ये नोट कर लीजिए, 1 नंबर में आता है तो 1 नंबर में सिर्फ ये लिखेंगे। हृदय की पेशी कोशिकाएं बेलनाकार होती हैं, शाखाओं वाली होती हैं और एक केंद्रीय होती हैं, मतलब जिसमें एक ही केंद्र होता है। यह अनैच्छिक पेशियां होती हैं। अनैच्छिक का मतलब जो जिसके ऊपर हमारी इच्छा डिपेंड नहीं है, अनैच्छिक पेशियां हैं। तो जैसे हमारा छींक मारते हैं ना, तो छींक एक अनैच्छिक पेशियां है, क्योंकि उस पर हमारा बस नहीं चलता। हमारा हार्ट धड़क रहा है तो वो भी अनैच्छिक होती हैं, क्योंकि इनकी गति को संचालित नहीं किया जा सकता।
हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एरियोलर ऊतक के कार्य। देखिए जो एरियोलर ऊतक होता है वो हमारे जो भीतर वाले अंग होते हैं और उनकी जो है एक सहायता भी वो करता है, मुरम्मत करता है, सहारा देता है उनको। तो 3 पॉइंट में लेके चलेंगे। यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है, आंतरिक अंगों का सहारा बनता है, ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। अब करते हैं हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो पहला वही क्वेश्चन, ऊतक की परिभाषा दीजिए। तो पहले जो टेक्सचुअल क्वेश्चन में था वो ही सेम इसमें भी रहेगी, यानी कि समान उद्भव, रचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम ऊतक का निर्माण करते हैं, उसके नाम बताइए। देखिए ऊतक का निर्माण जो जाइलम है उसमें 4 तरह के होते हैं। नंबर 1 तो वाहिनिका, नंबर 2 वाहिका, नंबर 3 जाइलम पेरेकाइमा और नंबर 4 जाइलम फाइबर रेसा। सिर्फ हमें इनके नाम बताने हैं, इसका वर्णन नहीं करना है। क्लियर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों में सरल ऊतक जटिल ऊतक से किस प्रकार भिन्न है। बिल्कुल आसान है। सरल ऊतक क्या होगा, एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं, जैसे पेरेकाइमा, कोलेकाइमा, स्क्लेरेकाइमा, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। और जटिल ऊतक अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम। जो पौधों के ऊतक होते हैं जाइलम और फ्लोएम। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या आएगा, ये परत ऊतक के आधारकीय पैकिंग का निर्माण करते हैं और ये एक बंडल का निर्माण करते हैं। ये पतली और सरल कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं से बनते हैं और इसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है। यह जीवित कोशिका है जो स्थिरता से जुड़ी होती है, इसलिए उनका उपयोग कोशिकाओं के बीच काफ़ी जगह पाई जाती है। जाइलम की अधिकांश कोशिकाएं मृत होती हैं और फ्लोएम में फ्लोएम रेसे मृत होते हैं। इनकी आकृति नलिकाएं या छिद्रित भित्ति वाली होती है। आगे हमारे पास कोशिका भित्ति के आधार पर पेरेकाइमा, कोलेकाइमा, स्क्लेरेकाइमा के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। हमें कोशिका भित्ति के आधार पर बताना है। तो नंबर 1 पेरेकाइमा, यानी कि जिसको मृदु ऊतक भी बोलते हैं, यह जीवित कोशिकाओं का बना होता है, यानी कि कोशिका जीवित होती है। इस कोशिका भित्ति पेक्टिन सेलुलोज की बनी होती है। यह गोल बारीक कोशिका भित्ति वाली कोशिकाओं का बनता है। ये देखिए, यदि 1 नंबर में आता है तो आप 1 पॉइंट लिखेंगे, 2 में आता है 2 पॉइंट लिखेंगे, 3 में आता है 3 पॉइंट लिखेंगे। जिस तरह का क्वेश्चन होगा आपने उसी तरह से लिखना होगा। ठीक है। तो पेरेकाइमा की भित्ति पतली होती है, ये लिखेंगे आप। पेरेकाइमा की भित्ति पतली होती है, 1 नंबर में लिखना हो। और कालेकाइमा की भित्ति में गति होती है, स्क्लेरेकाइमा की भित्ति स्थूलित होती है, इनकी लिग्निन युक्त होती है। और कोलेकाइमा जिसको स्थूल ऊतक बोलते हैं, यह भी जीवित कोशिकाओं का बना होता है। इसकी कोशिका भित्ति पेक्टिन सेलुलोज की बनी होती है, यह बहुभुजी कोशिकाओं से बना होता है। स्क्लेरेकाइमा निर्जीव कोशिकाओं का होता है, इसमें कोशिका भित्ति लिग्निन की बनी होती है और यह मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं का होता है। रंध्र के काम देखिए, रंध्र होता क्या है, अभी हमने पढ़ा था। रंध्र देखिए, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। तो इनका मुख्य काम क्या है, सबसे मेन काम क्या है, गैसों का आदान प्रदान करना। वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा होता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, श्वसन में O2 होती है हमारी। सेकंड, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करता है ये, यानी कि इससे पत्तियों से पानी निकलता है, उसमें मदद करता है। तो ये इसके 2 मुख्य काम। अब आता है हमारे पास 3 प्रकार के पेशीय रेशों का चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। सबसे पहला हमारा रेखित पेशी। देखिए इस तरह से आप फिगर बना सकते हैं, केंद्र के दिखाएंगे, किसी भी तरह से आप दिखा सकते हैं। रेखित इस तरह से ज़रूरी नहीं है, आप जैसे मर्जी दिखाइए, जैसे एक केले का पपड़ फटा, इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं इनको। जिस तरह से आप दिखाएं तो ये रेखित पेशी किसी भी तरह से दिखा सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास रेखित पेशी। ठीक है। और यह प्राय अस्थियों से जुड़ी होती है, ऐच्छिक होती हैं, इसमें गहरे तथा हल्के रंग की पट्टियाँ होती हैं, इसलिए इनको रेखित पेशियाँ कहते हैं। ये लंबी होती हैं, बेलनाकार होती हैं, शाखा रहित होती हैं,
बहुनाभिकीय होती हैं। देखिए शाखा नहीं है कोई भी इस पर, बहुनाभिकीय होती है, मतलब नाभिक बहुत ज़्यादा होते हैं। अरेखित पेशियाँ देखिए, ये देखें, इसको हम अरेखित पेशियाँ भी बोलते हैं। ये केंद्रक दिखाए गए, सिरे दिखाए गए, अरेखित पेशी को हम इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, यह आँख की पतली मूत्रवाहिनी, फेफड़ों की श्वसन की नली होती हैं, अनैच्छिक होती हैं। इसमें गहरे हल्के रंग की पट्टियाँ नहीं होती, इसलिए इनको अरेखित पेशियाँ बोलते हैं। लंबी, केंद्रिक और सिरे से नुकीली होती हैं। हृदय पेशी का देखिए किस तरह की होती है, इस तरह का फिगर होता है हमारे पास। ये हृदय में पाई जाती हैं, अनैच्छिक होती हैं। इसमें धारियाँ गहरे हल्के रंग की पट्टियाँ होती हैं, बेलनाकार शाखाओं वाली। केंद्रिक होती है। आप करते हैं कॉर्डिक, यानी कि हृदय पेशी के विशेष कार्य क्या हैं। देखिए सबसे पहला जो इसका इम्पोर्टेंट काम है वो लयबद्ध तरीके से संकुंचन और प्रकुंचन करता है, और ये थकान महसूस नहीं करती। हृदय इन्हीं पेशियों के द्वारा जीवन भर कार्य करता रहता है। नंबर 1 देखिए, कॉर्डिक यानी कि हार्ट से संबंधित हैं। हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार और संकुंचन करती रहती हैं। लयबद्ध प्रसार और संकुंचन हृदय की पंपिंग क्रिया में मदद करता है तथा रक्त संपूर्ण शरीर में गति करता है। रेखित, अरेखित, कॉर्डियक यानी कि हृदय की पेशियों में स्थित कार्य और स्थान के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। कार्य देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐच्छिक होता है, इसमें अनैच्छिक होता है, और इसमें हृदय की धड़कन आती है। ठीक है ना। शरीर में स्थान, ऐच्छिक अंगों में जैसे हाथ, पैर, पीठ, और इसका अनैच्छिक अंगों में जैसे आंत, वृक्क, और इसका स्थान कहाँ पे, हमारा हृदय में। न्यूरॉन का चित्र आप वही सेम हमारे पास था जो हमने टेक्सचुअल क्वेश्चन में भी किया था, तो आप इस तरह से न्यूरॉन का चित्र बना सकते हैं। बुक से भी आप इसको बना सकते हैं। आप देखिए इनके कार्य लिखिए, निम्नलिखित के कार्य हम किस तरह से लिखेंगे, नोट कर लीजिए। रेखित, अरेखित के कार्य तो हमारे हो गए। 10वां क्वेश्चन हमारा चल रहा है। ऊतक जो मुंह के भीतरी अस्तर का निर्माण करता है, तो ये होता है हमारे पास एपिथीलियम ऊतक। ऊतक जो मुंह के भीतर अस्तर निर्माण करता है तो वो होता है एपिथीलियम ऊतक। ऊतक जो मनुष्य की पेशियों को अस्थि से जोड़ता है, जो अभी पढ़ा था हमने, रेखित पेशी ऊतक। पौधों में भोजन का संवहन करता है, फ्लोएम ऊतक। ऊतक जो हमारे शरीर में वसा का संचयन करता है, वसा ऊतक लिख सकते हैं, या वसा में सिंपल। तरल आधात्री सहित संयोजन का ऊतक हमारे पास क्या है, ब्लड होता है। क्या है, ब्लड होता है। मस्तिष्क में स्थित ऊतक कौन सा हमारे पास, न्यूरॉन या तंत्रिका ऊतक हमारे। तो ये हमने क्वेश्चनों के आंसर दिए हैं। कंडरा लिखा है इसमें, टेंडम यानी कि रेखित पेशी बोलेंगे, रेखित पेशी। इसके बाद फ्लोएम आ गया, वसा ऊतक, ब्लड और न्यूरॉन। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन, थोड़ा सा पार्ट और हमारे पास बचता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है, निम्नलिखित में ऊतक के प्रकार की पहचान कीजिए। त्वचा, देखिए त्वचा में एपिथीलियम ऊतक है, नोट कर लीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो बाहरी परत होती हैं उसमें एपिथीलियम ऊतक होता है। पौधे की वल्क में विभजोतक ऊतक होता है। हमारी अस्थि में संयोजी ऊतक होता है, जोड़ने का जो काम करा है। वृक्कीय नलिका अस्तर में एपिथीलियम ऊतक होता है। संवहन में संवहन बंडल जिसको हम बोलते हैं, ये इकट्ठा वर्ड है संवहन बंडल, तो इसमें होता है स्क्लेरेकाइमा ऊतक। क्या होता है, स्क्लेरेकाइमा। यहाँ से आप उत्तर देख सकते हैं हमारे। स्थायी ऊतक बोलते हैं जिसको, जाइलम और फ्लोएम। पेरेकाइमा ऊतक किस क्षेत्र में स्थित होते हैं। देखिए जो हमारी एपिडर्मिस होती है, इनकी जो स्किन होती है उसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, तो हम पहले करते हैं। पेरेकाइमा ऊतक किस क्षेत्र में स्थित होते हैं, नाम बताएं। पेरेकाइमा जड़ और तनों में होते हैं, नोट कर लीजिए। कहाँ होते हैं, जड़ और तनों में होते हैं। पेरेकाइमा ऊतक पत्तियों में पाए जाते हैं। इस स्थिति में इसे क्लोरोकाइमा कहते हैं, यानी कि हरित ऊतक कहते हैं। जलीय पौधों में गुहिकाएँ यानी कि कैविटीज होती हैं, जो पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल कहता है जो बॉडी को ऊपर की ओर रखता है।
इस पेरेकाइमा को एरेकाइमा कहते हैं। अतः ये पत्तियां, जड़ और तने, ये लास्ट वाली लाइन लिख सकते हैं। अब 1 नंबर में आते हैं तो ये पत्तियां, तने और जड़ों में पाए जाते हैं। कौन सा? पेरेकाइमा तक पत्तियों में, तने में और जड़ों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पौधों में एपिडर्मिस की भूमिका। एपिडर्मिस शुष्क स्थानों पर उगने वाले पौधों में जल की हानि को कम कर देता है और यह पौधे के भागों की रक्षा भी करता है। तो नंबर 1, पौधे की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी होती है क्योंकि बाहरी स्किन होती है। यह पौधों के सभी भागों की रक्षा करती है। एपिडर्मिस कोशिका पौधों की बाह्य सतह पर प्राय एक मोम जैसी परत बना लेती है, प्रतिरोधी परत बना लेती है और जल हानि के विरुद्ध यांत्रिक आघात से भी रक्षा करती है। परजीवी कवक के प्रवेश से भी पौधों की रक्षा करती है। पत्ती के एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। गैसों का आदान प्रदान वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा होता है। और मृस्थलीय पौधे की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटीन यानी कि एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ होता है जो जल के अत्यधिक वाष्पीकरण को रोकता है। क्योंकि मरुस्थल में गर्मी बहुत होती है, वहाँ पानी नहीं होता, तो वहाँ पर ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जड़ों की एपिडर्मिक कोशिकाएं पानी को सोखने का काम करती है। देखिए हमने यहाँ पे 5 पॉइंट लिखे हैं। 1 नंबर में आता है तो 1 पॉइंट लिखेंगे, 2 में आता है तो 2, 5 में आता है तो 5 के 5 लिखेंगे। छौल यानी कि जिसको कारक बोलते हैं, किस प्रकार सुरक्षा उत्तक के रूप में कार्य करता है। देखिए कारक में स्क्लेरेकाइमा नामक कठोर और मजबूत मृत कोशिकाएं होती हैं। इन उत्तकों की जो स्थिति होती है वो मोटी होती है, इनकी जो भित्ति होती है मोटी होती है, कठोर होती है, इसलिए कारक जो है सुरक्षा उत्तक के रूप में भी जाना जाता है। तो आंसर देखिए, जब वृक्ष की आयु बढ़ती है तो तने के एपिडर्मिस के स्थान पर विभज्योतक की पट्टी बन जाती है, मोटा हो जाएगा ना, और यह मोटा सुरक्षात्मक उत्तक होता है। बाहरी सतह की कोशिकाएं इस तरह से अलग हो जाती हैं और यह पौधों पर अनेक परतों वाली मोटी छाल का निर्माण करती है। इन छालों की कोशिकाएं मृत होती हैं, ये बिना अंतः कोशिकीय स्थानों की व्यवस्थित होती हैं। इनकी भित्ति पर सुबेरिन नामक रसायन होता है जो इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद बनाता है, मतलब जिसको भेदा नहीं जा सकता। ये चित्र देखिए, ये तालिका दी गई है, उत्तक के बारे में मैंने पढ़ा है। तो हमारा लेसन भी यहीं से शुरू हुआ था, हमने जो शुरू किया था वीडियो उसमें हमने उत्तकों के बारे में बताया था। देखिए उत्तक हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सरल उत्तक और एक जटिल उत्तक, ठीक है ना, सरल उत्तक और जटिल उत्तक। अब जटिल उत्तक आगे 3 प्रकार का होता है, उसमें कॉलेकाइमा इसने दिया है, ठीक है। तो एक हो जाएगा हमारे पास पेरेकाइमा और दूसरा हो जाएगा स्क्लेरेकाइमा और तीसरा क्या होगा, कॉलेकाइमा होगा। इसी प्रकार जटिल उत्तक हमारे पास 2 प्रकार का होता है, एक तो जाइलम और दूसरा फ्लोएम। तो आप यहाँ से चित्र में भी देख सकते हैं हमारे पास। तो ये था हमारे पास आज का अपना जो 9th क्लास का वीडियो था। टेक्सचुअल क्वेश्चन और अभ्यास के प्रश्न हमारे एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी हाजिर होंगे, तब तक लेते हैं इजाज़त। जय हिंद।